आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी जीवन का गणित। तो शुरू करते हैं कहानी जीवन का गणित। उसकी अनुपस्थिति में उसकी छोटी सी बगिया जैसे वीरान हो गई थी। घास लंबी होकर पैरों में चुभ रही थी। मोतिया, गुलाब, गेंदा सभी फूलों के पौधे पानी के अभाव में मुरझा रहे थे। घर के पिछवाड़े इस तरफ आने की किसी को फुर्सत ही न थी। ये तो उसी की दिनचर्या का एक भाग था कि संध्या को स्कूल से लौटने के बाद चाय पीकर वो बागवानी करती। हर दिन का हिसाब रहता कि आज कितनी कलियां फूल बन चुकी होंगी, कल तक कितनी नई कोपलें फूटेंगी। जब तक भाभी खाने के लिए आवाज़ न लगाती वो पिछवाड़े की सफाई में ही लगी रहती। रोहित या प्रिया को एक फूल भी लेना होता तो बुआ की इजाज़त के बिना हाथ न लगाते। जाने कब से ये क्रम चल रहा था, अब तो सुधा को याद भी नहीं। देख रेख की कमी ने निर्जीव पौधों को भी मुरझा दिया था। स्वचालित ढंग से हाथों से पानी का पाइप एक गमले से दूसरे गमले में जा रहा था। उसने छिड़काव करने के लिए पाइप के छेद को थोड़ा सा उंगली से दबाया तो दूर दूर तक पानी की बौछारें पहुंच गईं। दबाव वेग को कितना प्रबल बना देता है। देखते देखते वो सोचने लगी। जब ध्यान आया तो पानी बहुत बह चुका था। एक दो जगह की मिट्टी तो कीचड़ ही बन गई। 80 वर्षीय वृद्ध पिता ने तभी ध्यान दिलाया, कोई बच्चा गिर पड़ेगा सुधा और घर भी गंदा होगा। बच्चों को इधर मत आने देना, कहकर उसने पाइप लपेटनी शुरू कर दी। मन ही मन एक झुंझलाहट सी हुई। बच्चों के प्रति तो बहुत हमदर्दी है, मेरे प्रति कुछ नहीं। वे उनके पोते पोती हैं तो मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। फिर अपने आप पर ही क्रोध आया। क्या हो गया है मुझे? इतने छोटे मासूम बच्चों से मेरी क्या प्रतिस्पर्धा? बच्चे तो प्यार के भूखे हैं, जो प्यार देगा उसकी तरफ ही दौड़ पड़ेंगे। उसकी नज़र सामने गई तो लगा कि उस मकान के छज्जे में खड़ी दोनों औरतों की दृष्टि उसे भीतर तक बेंध रही है। अब से कुछ महीने पहले इन औरतों को देखते हुए प्रणाम की मुद्रा में सिर झुका देती थी। अब उसमें नज़रें उठाने की सामर्थ्य नहीं है। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी सज़ा उसे भुगतनी पड़ रही है। यह भी अजीब न्याय विधान है कि गलती कोई करे और सज़ा कोई भुगते। छोटे भाई नवीन के दोनों बच्चे गीली मिट्टी के पास आकर बैठ गए। दोनों हाथों में गीली मिट्टी के लड्डू बनाकर उसका रूप बिगाड़ने लगे। जब तक वो नहाकर बाहर निकली तो प्रिया चूल्हा, चकला, बेलन, थाली बनाकर एक तरफ रख चुकी थी। वो देखती रही एकटक। लड़की बचपन से ही गृहस्थ का सपना देखती है। उसने भी देखा था एक गृहस्थ का स्वप्न। सब कुछ मिलकर भी छिन गया था। नहीं, छिना कहाँ था, उसी ने छोड़ दिया था। बच्चों को डांट लगा रही थी कि नवीन आ गया। क्या बात है सुधा, आज बच्चों पर गुस्सा बरस रहा है? नवीन का सहज प्रश्न भी उसे अच्छा नहीं लगा था, जैसे कि बच्चों को डांटने का अधिकार ही खो चुकी है वो। हाँ, मैं तो पागल हूँ जो बिना मतलब बच्चों को डांटती हूँ, कहकर वो भीतर कमरे में आ गई। नवीन भी समझ रहा था उसकी मानसिकता को, इसलिए कोई प्रतिवाद किए बिना ड्राइंग रूम में चला गया था। सुधा के मस्तिष्क में झंझावात उठ गए हैं विचारों के। तो क्या अब ये घर उसका अपना नहीं रहा? सबका व्यवहार बदल गया है या उसका ही दिमाग फिर सा गया है? कितना प्यार था उसे नवीन और नरेन से। अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रति उसके अगाध स्नेह को देखकर माँ कहा करती, मुझे कोई चिंता नहीं, यदि मैं मर भी जाऊँ तो सुधा संभाल लेगी घर। माँ का स्वास्थ्य ठीक न रहता, इसलिए नवीन और नरेन को नहलाना, खिलाना, सुलाना सभी काम सुधा ही करती। यदि कोई बच्चा खेलने में नवीन को पीट देता तो उसके घर लड़ने पहुँच जाती। जब तू माँ बनेगी तो क्या आसमान के तारे भी तोड़ लाएगी उनके लिए? माँ हंसती। मैं तो तेरे पास ही रहूँगी माँ, मैं शादी क्यों करूँगी? सुधा मचल उठती। शायद उन क्षणों में कभी उसकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान रही हूँ, तभी तो आज ना वो ब्याहता है ना कुंवारी। पिछले कुछ महीनों में ऐसी उथल पुथल सी मच गई है उसके जीवन में कि उसे लगता है जैसे सभी रिश्तों की परिभाषाएं अचानक ही बदल गई हों। क्या कमी थी उसमें? अभी 40 की उम्र में भी 30 से अधिक की नहीं लगती। लंबे सुनहरे बाल, भूरी आँखें, गेहूं सा दमकता रंग, नाक नक्श ऐसे जैसे एक एक अंग जतन से गढ़ा गया हो। स्कूल जाती तो मोहल्ले के शरारती लड़के कोई फिल्मी नगमा छेड़ देते। बाबूजी से कहकर डांट लगवाई थी एक बार, फिर कभी कोई गाना कान लगाने पर भी राह चलते नहीं सुन पाई थी। इतने वर्षों में कुछ भी तो नहीं बदला था। बाबूजी भी
अब वैसे ही कंजूस प्रकृति के थे। इस उम्र में भी उसी पुरानी साइकिल पर स्वयं गेहूं पिसाने ले जाते। रात को 10 बजे सब्जी लेने निकलते ताकि सस्ती मिल सके। वही जेके टीवी जो 20 वर्ष पहले उसी ने खरीदा था, ड्राइंग रूम में सुशोभित था। चौड़े हत्थों वाला वर्षों पुराना लकड़ी का सोफा बिना पॉलिश के काला पड़ गया था। साइड टेबल पर 30 साल पुराने फिलिप्स रेडियो पर फ्रेम में जड़ी कश्मीरी ड्रेस में उसकी फ़ोटो मानो उसे चिढ़ाने के लिए रखी हो। उसे नवीन की पत्नी से कहा था, भाभी लाओ मैं यहाँ रोहित व प्रिया की फ़ोटो लगा दूँ। भाभी ने फ़ोटो लाकर पकड़ाई तो अपनी फ़ोटो निकालते समय उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। उसने आंसुओं के वेग को रोकने की असफल कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने देख लिया था। दीदी, रोहित की फ़ोटो के लिए नया फ्रेम ले आएंगे, आप अपनी फ़ोटो मत हटाइए, भाभी ने कहा था। फ़ोटो की तो कोई बात नहीं, मुझे माँ की याद आ गई थी। उसने अपने को संभाला था। फ़ोटो हटाने या ना हटाने की बात तो साधारण है, यहाँ तो उसके अपने हटने या ना हटने का प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा था। माँ कहा करती थी, एक सुंदर राजकुमार तुझे ब्याहने आएगा, ला काला टीका लगा दूँ, कहीं नज़र न लग जाए। बाबूजी रिटायर हुए थे तो उसे दिल्ली प्रशासन के बाल अपराध गृह में शिक्षिका का पद मिल गया था। इन स्कूलों में प्रायः खोए हुए या छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जाने वाले नादान बच्चे आते। उसे इन बच्चों से इतना प्यार हो जाता कि जब कभी बच्चे छोड़कर जाते या उसकी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती तो विदा का वो दृश्य सभी अन्य शिक्षिकाओं के दिल को भी हिला देता। बच्चे ऐसे रोते जैसे माँ बाप से विलग हो रहे हों। उसकी मेहनत कभी निरर्थक नहीं रही। कितने ही बच्चे बड़े होकर विशेष कार्यों में पारंगत हुए, सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र भी मिले। वो बच्चों में समय की गति को ही भूल जाती। फिर बाबूजी के रिटायर होने के कुछ वर्षों बाद माँ ने उसके विवाह के लिए जोर देना शुरू किया था। अभी दोनों भाई पढ़ ही रहे थे कि माँ को लकवा हो गया और वो बिस्तर से लग गई। बच गई थी लेकिन ठीक नहीं हो पाई। इशारों से ही बात करती। नवीन उनकी सेवा करता। तीनों भाई बहन मिलजुल कर खाना बना लेते। अपनी नौकरी के कारण वो घरेलू काम अधिक न कर पाती। बाबूजी का भी पूरा ध्यान रखते। कितनी ही बार माँ बाबूजी से कुछ कहना चाहती लेकिन स्वर ही नहीं निकलता था। सुधा की ओर इशारा करके रो पड़ती, जोर जोर से रोती। बाबूजी जाने क्यों अब लगता है सब समझ कर भी शायद अनजान बन जाते। सब कुछ फिर यंत्रवत चलने लगता। नवीन के सर्विस लगने के बाद ही उसके लिए रिश्ते वाले आने लगे थे। एक सर्विस वाली लड़की के लिए बाबूजी ने हाँ कर दी थी। उनके लिए शायद धनी जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा हो। नवीन को भी लड़की पसंद आई थी और सुधा का हाथ बटाने को भाभी घर में आ गई थी। सुधा के लिए ना बाबूजी ने कुछ सोचा था ना ही नवीन ने। शायद उसकी उम्र अधिक हो गई थी। उसे ही ये भ्रम था कि वो अभी भी घर में लगी फ़ोटो की षोडशी है। अब तो बालों में मेहंदी लगानी पड़ती थी। नज़र का चश्मा चढ़ चुका था। चेहरे पर उम्र की लकीरें अपनी छाप बना रही थीं। माँ की खुशी के लिए विवाह किया गया था कि शायद किसी आकस्मिक खुशी से वो ठीक हो जाए। उसका रोग तो असाध्य था। प्रिया के आगमन के बाद माँ की गोदी में उसे बिठाया तो भी वो जड़वत हो रही थी। एक दिन सुबह उठने पर देखा तो माँ की निष्प्राण देह पड़ी थी। किसी ने भी माँ के विषाद को, उसके दर्द को नहीं समझा था। वो समझती थी क्योंकि उसी का दर्द तो माँ का दर्द था, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी वो अपने आप को समझाकर संतुष्ट किया करती कि वो अपने परिवार के लिए त्याग कर रही है, लेकिन ये कैसा त्याग था जिसका दूसरों के लिए कोई अर्थ नहीं। नवीन और भाभी दोनों अच्छा कमाते हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं। छोटा भाई नरेन भी अब कमाता है, उसकी भी शादी हो जाएगी। बाबूजी शुरू से ही परिवार के प्रति तटस्थ रहे हैं, फिर कहाँ है उसका त्याग। मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर देना कोई ज़रूरी तो नहीं। खिचड़ी के सामने पेड़ के नीचे बैठने वाले कालू मोची की दुनिया भी तो यही वृक्ष की छाया का घेरा है। छुटपन में फ्रॉक में नाचती, टूटी चप्पल लेकर उसके पास पहुंच जाती। कितने ही मौसम बदले, वर्ष बदले, लेकिन कालू मोची आज भी वही हैं। पटरी पर सामान बेचने वालों ने दुकानें खोल ली, लेकिन उसकी जगह न बदली। जाने क्यों नहीं बदली? शायद दोष उसी का है जो 40 की उम्र में विवाह किया। भाभी ने नवीन को समझाया था कि दीदी का विवाह करवा दो। समाचार पत्र के माध्यम से एक मैच खोजा गया था। मन ही मन प्रसन्न हुई थी वो कि अब उसका भी एक घर होगा, एक परिवार होगा जहाँ वो किसी के प्यार के सागर में डूब जाएगी। उसका अपना होगा, कोई निहायत अपना। दोनों एक दूसरे का संबल बनकर जीवन गुजार देंगे। विदा होते समय वो अधिक नहीं रो पाई थी क्योंकि उसे तो सुखद भविष्य की अनुभूति ने घेर रखा था।
वास्तविकता कल्पना से कोसों दूर थी। देवर देवरानी, उनके 3 बच्चों, 2 अविवाहित नंदों व एक अविवाहित देवर के बड़े व संयुक्त परिवार में आकर शीघ्र ही उसे यह आभास हो गया था कि वो अपनी सर्विस के कारण इस घर में लाई गई है। देवरानी घर की मालकिन थी। घरेलू काम अधिक न करने के कारण उसे ताने दिए जाने लगे थे। पति से वो जिस प्रेम की अपेक्षा करती थी वो एक कमरे में लकड़ी के पार्टीशन से बने आधे हिस्से में कठिनाई से आए पूरे बेड पर उसे कभी न मिला। उसके सर्विस पर जाने का अर्थ ऐश करने जाना था। जब देवरानी ने उसके पति से ताश की बाजी जीत कर पैसे वसूले तो उसके मुंह से निकल गया था, छी, आपको जुआ खेलते शर्म नहीं आती? वो इतरा कर बोली थी, शर्म की क्या बात है, घर का पैसा घर ही में तो है। फिर मैं अपना मनोरंजन करूं तो तुम्हें जलन क्यों होती है? खुद तो सारा दिन बाहर रहकर ऐश करती हो। इस समय पति का चुप रहना उसे नामर्दगी लगा था। धीरे धीरे वैमनस्य बढ़ता ही गया था। एक दिन घर लौटते समय दशहरी आम ले आई तो घर में क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने खाना भी न खाया। कहीं विश्वास था मन में कि पति आकर मना लेंगे। पति शराब पीकर लौटे थे और उल्टे उसे ही डांट लगाई थी। उस दिन से उसके मन में पति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। मन में कहीं विश्वास की किरण जागी थी कि असंख्य बच्चों को सुधारने की शिक्षा दी थी, इस बार एक पुरुष को सुधारने का प्रयत्न अवश्य करेगी। लेकिन ये मौका मिलने से पहले ही अप्रत्याशित घट गया था। कपड़े प्रेस को देने पर घर में कोहराम मच गया था। लाट साहब की बच्ची समझती है अपने को, सर्विस के कारण 1000 नखरे हैं। ननद के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुधा ने एक थप्पड़ रसीद किया था उसे। फिर तो सभी उसके पीछे पड़ गए थे। नशे में धुत पति ने अपने आप बक दिया था। इन बेमतलब की लड़ाइयों से मुझे दूसरा दिल का दौरा पड़वाना है क्या? मैं कल ही इसे इसके घर छोड़ाऊंगा। तो उसके पति हार्ट पेशेंट भी हैं, धोखा हुआ है उसके साथ। वो उसी समय ऑटो से घर लौट आई थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी। वो व्यक्ति शराब पीता है, जुआ खेलता है, हार्ट पेशेंट है, क्या देखा तूने? नवीन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का आभास हो रहा था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। शराब जुआ सब स्टेटस सिंबल बन गए हैं आजकल। हम जैसे लोग तो हाई सोसाइटी में इसलिए मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, हार्ट पेशेंट वाली बात बिल्कुल पता नहीं चली, पर अब वो तेरा पति है, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। उसे मेरी ज़रूरत ही कहाँ है? एक नोट देने वाली मशीन की ज़रूरत है। अब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। दिन गुजरते चले गए थे। नवीन और नरेन, जो उसके विवाह से पहले हर विषय पर उससे बात करते, अब कतराने लगे थे। रोहित व प्रिया अब अपनी मम्मी से ही अधिक लिपटना चाहते। बुआ जाने कब गुस्से में आ जाए। बाबूजी तो शुरू से ही कम बात किया करते थे। उस घर में तो कोई उसका समाचार जानने भी ना आया था। वो अकेली है, नितांत अकेली। ये घर भी उसका नहीं और वो घर तो है ही नहीं। क्यों ना वो अपने मुनीरका वाले फ्लैट में एक क्रैश अर्थात शिशु सदन शुरू कर दे। नौकरी करते करते वैसे भी थक गई है अब वो। छोटे छोटे माँ बाप से दिन भर के लिए बिछड़े हुए बच्चों को वो अपने हाथों से खिलाएगी, झुलाएगी, सुलाएगी, संपूर्ण प्यार लुटा देगी उन पर। पैसे का कोई लालच नहीं उसे। एक पेट को भरने के लिए ज़्यादा ज़रूरत ही क्या है। रामवती भी बहुत दिनों से पीछे पड़ी है कि किसी स्कूल में आया का काम दिला दो। उस विधवा को भी सहारा मिल जाएगा, अपने पास ही रख लेगी वो। खाना खाते समय उसने नवीन को संबोधित किया, नवीन, वो मुनीरका वाला मेरा फ्लैट इस महीने खाली करवा दो, अब मैं वहीं रहूँगी। यहाँ परेशानी है तुझे? वहाँ अकेली रहेगी? शोभा ने कुछ झगड़ा किया है क्या? नहीं नवीन, भाभी तो बहुत अच्छी है। मुझे शिकायत किसी से नहीं, अपने से है। एक बार मौका दो कि मैं अपनी शिकायत दूर कर सकूं। आज तक मैंने तेरा हर फैसला माना है, आज तू भी मेरा फैसला मान ले। बाबूजी इधर आना जरा, देखो सुधा का दिमाग कितना ख़राब हो रहा है। कहती है मुनीरका वाले फ्लैट में जाएगी, खाली करा दो, 1000 रुपये महीने का नुकसान होगा, आप समझाओ तो इसे। बाबूजी क्या समझाएंगे मुझे, आज तक नफ़ा नुकसान ही देखते आए हैं वे अपना। एक बार अपने जीवन की जमा घटा का गणित समझ लेने दो मुझे। इस महीने फ्लैट ज़रूर खाली करा देना। उसके स्वर की दृढ़ता ने सबको शांत कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, जीवन का गणित। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।